आज मैं आप लोगों के सामने समास का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में तत्पुरुष समास तक पढ़े थे, अध्ययन किया था। आइए हम दूसरा वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि तीसरा समास से स्टार्ट होगा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास दूसरा पद इसका प्रधान होता है। इसकी ट्रिक क्या है, आइए देखते हैं। इसकी तीन ट्रिक है। कौन कौन सी है? ए, पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, नील गगन। नील जो इसका है पहला पद है, नील इसका पहला पद है और गगन दूसरा पद है। तो ये गगन की विशेषता बता रहा है कि नीला है, गगन नीला है। दूसरी टिक किसकी क्या है? जहाँ तुलना हो, जहाँ पे भी आपको समास में तुलना दिखे वहाँ कर्मधारय समास होगा। उदाहरण इसका देखिए, सूर्यमुखी, सूरज के समान मुख जिसका हो। तीसरा इसका है ठीक, विग्रह करने पर मध्य में है जो, के समान इत्यादि, या कैसा है का बोध हो। मतलब उसके चरित्र के बारे में बताए कि वो कैसा है कैसा नहीं है, वहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। जैसे चरण कमल, चरण जो है कमल के समान है, के समान है, आया इसी प्रकार। जैसे और है एग्जाम्पल, जैसे दानवीर, पूछ ले कैसा है, चरित्र उसका दानवीर है, कर्ण के बारे में बोले दानवीर है, तो वहाँ पे भी कर्मधारय समास होगा। उदाहरण से देखते हैं, नील गगन, नीला है जो गगन। दूसरा सूरजमुखी, सूर्यमुखी, सूर्य के समान मुख। दानवीर, दान देने वाला। चौथा चरण कमल, कमल के समान चरण। पांचवा है चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। यहाँ भी तुलना हो रही है। घन श्याम, घन के समान श्याम। यहाँ सगल तुलना हुई है या चरित्र के बारे में बताया गया है। तो जहाँ भी तुलना हो, चरित्र के बारे में बताया जाए या एक पद दूसरे पद की विशेषता बताए, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होगा। तो आपको आंख बंद करके आंसर लगा देना है। चौथे में आते हैं समास में द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ द्विगु समास होता है। इसकी टिक के बस यही है कि संख्या जहाँ पे आए, जिस भी पद में आपको संख्या दिखे वहाँ पे तत्पुरुष समास, ये द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा। संख्या जहाँ भी होगी आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे द्विगु समास होगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, नवरात, नवरात, नौ रातों का संग्रह, नवरात। दूसरा है तिलोक, तीन लोकों का संग्रह। तीसरा है चौराहा, चार राहों का समूह या चार मार्गों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह इत्यादि। द्विगु समास में कहीं भी संख्या का प्रयोग होता है वहाँ पे द्विगु समास होगा। और बहुविग्रही समास में संख्या अब हम बहुविग्रही समास के बारे में समझेंगे। हमारा पांचवा समास है बहुविग्रही समास। इसमें क्या होता है? इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसकी ट्रिक क्या है? दो पद मिलकर किसी तीसरे पद का बोध कराते हैं। मतलब दो पद मिलकर किसी तीसरे का बोध कराते हैं, तीसरे के बारे में बताते हैं। इसकी ट्रिक यही है, 1 + 1 = तीसरा पद। मतलब पहला पद प्लस दूसरा पद मिलकर तीसरा पद का बोध कराते हैं। उदाहरण से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आराम से। जैसे दशानंद, 10 है आनंद जिसके, आनंद मतलब सर, वो कौन है? रावण। मतलब दो पद इसमें मिले और किसका बोध कर, इनमें से कोई का संबंध नहीं है, इसको तीसरे पद का बोध करा रहे हैं। किसका बोध कर? रावण का बोध करा रहे हैं। तो वहाँ पे बहुविग्रही समास होगा। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, कौन है? शिव। यहाँ पे भी तीसरे पद का बोध कराया गया ना। यहाँ पे गंगा से कोई संबंध है ना धारण की विशेषता किसी की बताई गई है, इसमें किसी तीसरे पद का ही विशेषता बताई जा रही है। इसी प्रकार लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, किसका लंबा है उदर? गणेश जी का।
इसी प्रकार नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बहुविग्रीय समास में ज़्यादातर भगवान के नाम ही आते हैं, याद रखिएगा। अब आते हैं छठवें समास में, द्विगु समास, द्वंद्व समास, द्विगु नहीं द्वंद्व। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद समान होते हैं, मतलब इसमें न कोई पद प्रधान होता है न तो कोई पद छोटा होता है, सभी पद एक समान होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, समास में और या बराबर, मतलब समास के जो बीच में है और या बराबर या से जुड़े होते हैं, और या बराबर से इत्यादि से जुड़े होते हैं, वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, माता पिता, माता पिता को कैसे लिखे, माता और पिता, यहाँ पे और लगा है तो यहाँ द्वंद्व समास होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं, रात दिन, डैश लगा है, डैश को हटाएंगे तो डैश की जगह और लग जाएगा, रात और दिन। इसी प्रकार तीसरे में देखते हैं, राग डैश द्वेष, ये डैश हटाएंगे तो यहाँ से तो राग या द्वेष। अब आप नोट इसकी देख लीजिए, नोट क्या है, यदि प्रश्न ऐसा दिया हो कि विकल्प में कर्मधारय, द्विगु या बहुविग्रीय तीनों आंसर सही लग रहे हों तो ऐसे में हमेशा बहुविग्रीय समास सही होगा, जैसे नीलकंठ। इसका तात्पर्य ये है कि मतलब कहीं अगर आपको कर्मधारय और द्विगु या बहुविग्रीय तीनों ऑप्शन में दिए हैं, विकल्प में तीनों दिए हैं, तो वहाँ पे आपको तीनों सही लग रहे हैं या तीनों में से दो सही लग रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आंसर के रूप में बहुविग्रीय समास को ही टिक करना है, सदैव वही ही सही होगा।